पापा जी, जो कुछ बना है चुपचाप खा लिया करिए। ये रोज रोज अपने नखरे उठाने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ। एक तो दिन भर काम करो, ऊपर से इनके नखरे झेलो। कविता बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। सुबह के नाश्ते का वक्त था और कविता ने कड़क सी थोड़ी जली रोटी सूखी सब्जी के साथ परोसी थी। कमलेश जी ने सिर्फ इतना ही कहा था कि बहू, इस उम्र दांत भी साथ नहीं देता, थोड़ी मुलायम रोटी दिया करो, नहीं तो थोड़ा दूध दे दो, उसी में भिगोकर खा लूँगा। ये आए दिन के किस्से बन गए थे। थाली में खाने लायक खाना कभी कभार ही होता था। नकली दांत थे और पेट भी कमज़ोर हो ही जाता है इस उम्र में, तो कभी दलिया उपमा कुछ मुलायम सा बन जाए तो स्वाद भी बदल जाता है और खाने में आराम रहता है। लेकिन खाने को 2 वक्त रोटी भी सम्मान की नहीं परोसी जाती थी उनकी थाली में। ऐसा लगता था कि किसी बेजुबान के सामने खाना डाल दिया गया हो। करते भी क्या कमलेश जी? बेटे की जिद पर गांव वाला घर बेच दिया था और तब बेटे ने उसी शहर में ये घर खरीदा था। शाम को टहलने निकलते कमलेश जी तो पार्क में, जहां उनके कई मित्र बन चुके थे, मुलाकात हो जाती और थोड़ी गपशप हो जाती थी। बुढ़ापे की बातें कभी कल की सुखद यादों में चली जाती, कभी भविष्य की चिंताओं की ओर खींच लिया करती थी। आज कमलेश बाबू थोड़े उदास से लग रहे थे। रंजन बाबू को समझ में आ रहा था कि कोई तो बात है। उन्होंने जानने की कोशिश की तो कमलेश बाबू ने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया, क्योंकि चौराहे पर इज्जत उछालना यानी अपने ये घर की बदनामी थी। और जितने मुंह उतनी बातें। पता नहीं कौन किस बात को कैसे लेगा और कैसे परोसेगा तोड़ मरोड़ कर। फिर अपनी परवरिश पर भी तो सवाल उठता कि कैसे संस्कार दिए अपनी औलाद को, जो पिता की परवाह ही नहीं करता है। उसके खाने पीने और दवाइयाँ भी रहमो करम पर चलती है। जल्दी ही पार्क से लौट आए थे कमलेश बाबू। रात के भोजन के वक्त उन्होंने बेटे से बात करनी चाहिए तो बहू ने बात काटते हुए कहा कि पापा जी, दिन भर की भाग दौड़ के बाद इनको चैन की 2 रोटी तो खाने दिया करिए। बातें तो बाद में होती रही। सिर झुकाकर खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। कमलेश जी, उनकी आंखों के सामने पुराने दिनों की यादें ताज़ा होने लगी थी कि कैसे ललिता जी एक एक गर्म रोटी खिलाती थी पूरे परिवार को, और किसी को 1 रोटी खाने का मन हो तो उसे प्यार से 2 खिला देती। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था उन पर। खाने में स्वाद तो था ही और दिल लगाकर सबकी पसंद का ध्यान में रखती थी। यही बेटा जिसके नखरे उठाते नहीं थकती थी। एक सब्जी ना खाने पर तुरंत दूसरी बनाया करती थी। इस उम्र में आपका हमसफ़र जब छोड़कर चला जाता है तो जिंदगी के सारे रंगों को भी अपने साथ ले जाता है। एक परछाई की तरह उन्होंने कितना ख्याल रखा था सभी का। सचमुच हम सब ने उनकी कद्र नहीं की थी। तब आंखें नम हो गई थी और ललिता जी की फ़ोटो पर हाथ फेरते बोल पड़े थे, ये कैसा साथ निभाया तुमने, अपने साथ मुझे भी ले जाती। जिल्लत की रोटी खाने के बजाय मैं मर क्यों नहीं जाता। उनको एहसास हुआ कि जैसे ललिता जी कह रही हो कि आप वापस गांव चले जाइए जी, इससे ज़्यादा ख्याल तो हमारा नौकर रामू आपका रख लेगा। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपके हाथ पांव सलामत है और अपनी खेती बाड़ी है वहाँ। कमलेश जी की आंखें खुली तो उनको लगा कि सचमुच रोज़ तिल तिल कर क्यों मरना। जब तक ज़िंदगी है आखिर सांस तक सम्मान से जीना चाहिए। और मौत का क्या, आंखें बंद तो कौन से रिश्ते तुरंत ही बिस्तर से ज़मीन पर लिटा दिया जाता है बॉडी बोलकर। अब उनकी सारी उलझनें सुलझ गई थी। नई सुबह ने उनके मन में नए जोश भर दिया था। बहू नाश्ता लेकर आई तो थाली माथे से लगाकर बोले, बहू ये खाना वापस ले जाओ। क्या हुआ बाबूजी, खाना नहीं खाना था तो पहले ही बता देते। पैसे की बर्बादी अलग और कौन खाएगा ये। एक ही सांस में कविता बोली जा रही थी। बहू, इज्जत की सूखी रोटी भी बहुत होती है और बेइज्जती का पकवान किसी काम का नहीं होता। आज तुम खाना इस खाने को और सोचना जरूर कि हो सकता है ऐसी थाली तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें दे सकते हैं। और एक बात कह रहा हूँ कि सबके कर्म सामने आते ही हैं, एक ना एक दिन। उस दिन के लिए तुम भी तैयार रहना। आखिर क्या चाहिए था मुझे, 2 वक्त की रोटी सम्मान के साथ, और वो भी तुम ऐसे परोसती हो कि कोई जानवर भी ना खाए ऐसे खाने को। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा
और हाँ, मैंने गांव की टिकट करा लिया है और मैं आज शाम को निकल रहा हूँ। रही बात खाने की, तो बाहर कुछ खा लूँगा। तुम्हें कल से कोई परेशानी नहीं होगी मेरी वजह से। कविता के तो होश उड़ गए थे कि पति रवि को पता चलेगा तो क्या कहेगी, और अभी तक तो वो बाबूजी को भी रवि से ज़्यादा बात नहीं करने देती थी, और बाबूजी ने सब कुछ बता दिया तो रवि तो मुझ पर ही बरस पड़ेंगे। कमलेश जी समझदार इंसान थे। वो जानते थे कि बेटे को पता चलेगा तो वो बहुत नाराज़ होगा और फालतू में उनकी वजह से पति पत्नी में मनमुटाव हो जाएगा। पर बेटे की सिर्फ इतनी जिम्मेदारी नहीं होती कि पिता को अपने घर में शरण दो, बल्कि उसके साथ वक्त बिताना भी ज़रूरी है, और उसकी क्या ज़रूरतें हैं ये भी तो कभी कभार पूछना ज़रूरी है। लेकिन उसने अपनी पत्नी पर ज़्यादा ही भरोसा किया था। खैर, वो दोनों खुश रहे, मेरे लिए इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने रवि को कहा कि बेटा, खेत का कुछ ज़रूरी काम आ गया है तो मुझे आज ही गांव निकलना पड़ेगा। और हाँ बेटा, एक बात कहनी है कि नौकरी के साथ साथ अपने पिता के लिए भी वक्त निकालना ज़रूरी है। रवि को समझ में नहीं आया कि बाबूजी को कुछ शिकायत है या सचमुच में किसी काम से जा रहे हो, और वो भी अचानक। बाबूजी, आप रहेंगे कहाँ? घर तो रहा नहीं। रवि थोड़ा चिंतित था। बेटा, गांव में अभी वो घर है जो हम सभी भाइयों का था, जिसमें तुम्हारे चाचा जी रहते हैं, वहीं रहूँगा। कमलेश जी ने अपने सामान बांधे और रवि ने गाड़ी भेज दिया था स्टेशन के लिए। रवि के मन को झकझोर गई थी बाबूजी की वो लाइन। आखिर क्या तकलीफ थी उनको कि उन्होंने मुझे बिना बताए ही इतना बड़ा निर्णय ले लिया था। गांव में रहना कोई बुराई नहीं है, लेकिन अचानक से जाना क्या वजह हो सकती है। दिन भर काम में मन ही नहीं लगा और उसने निर्णय लिया कि सुबह की गाड़ी से वो गांव जाएगा और बाबूजी के दिल का हाल जरूर जाने चाहेगा। वो इतना भी क्या व्यस्त हो गया था कि उसने बाबूजी को वक्त ही नहीं दिया। शाम को घर आने के बाद उसने कविता से कहा कि मुझे दफ्तर के काम से कुछ दिनों के लिए जाना है। रवि, मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालूंगी? तुम मुझे भी साथ ले चलो, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, और बाबूजी भी नहीं है तो कोई बंधन भी नहीं है। बंधन? बाबूजी के रहने पर क्या बंधन था कविता? तुम मुझे सच सच बताना कि बाबूजी तुम्हारी वजह से तो नहीं गए हैं घर छोड़कर? तुमने मेरे पीछे से कैसा बर्ताव किया है उनके साथ? चोर की दाढ़ी में तिनका होता ही है। कविता को लगा कि बाबूजी ने उनके प्रति बर्ताव को जरूर बताया है, और वो उबल पड़ी कि मैं तो थक गई थी उनके रोज के नखरे से। रोज ही खाने में मीन मेघ निकालते करते थे, और पता है, आज तो उन्होंने खाने की थाली ही वापस कर दी। रवि को समझते देर नहीं लगी थी कि जरूर बाबूजी के सम्मान को ठेस लगी है, तभी उन्होंने खाना नहीं खाया। कविता, तुमने एक बार भी ज़रूरी नहीं समझा कि मुझे फ़ोन करके बताने की कि बाबूजी बिना खाए पिए घर से गए हैं? मैं कल ही गांव जा रहा हूँ और तभी लौटूंगा जब बाबूजी मेरे साथ आने को तैयार होंगे। और हाँ, उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, पर मैं उनसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि बात क्या हुई थी। कविता के पाँव के नीचे से ज़मीन सिसकने लगी थी, जिसके सामने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने और उनको सुधारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। गलती मेरी ही है तो सुधारूंगी भी मैं भी चलूंगी बाबूजी को वापस लाने, कविता ने कहा। दूसरे दिन सभी लोग गांव के लिए रवाना हो गए थे। इधर बाबूजी ने पहले से ही सारे खेत का सौदा कर लिया था और बेचने की तैयारी में कचहरी जा ही रहे थे कि देखा रवि और बहू दोनों गांव में। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कविता पाँव पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। रवि भी माफ़ी मांगने लगा। मेरी सारी गलती है कि मैंने आपका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रखा, मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ उसको कहते हैं जो अनजाने में होती है, और जो जानबूझकर की जाए वो गलती नहीं होती है। बुढ़ापे में क्या चाहिए एक इंसान को? मान सम्मान की रोटी और मेरी थाली में जो भोजन परोसा जाता था, और उसके साथ कविता के ताने, उसको हजम करने की ताकत अब नहीं रही बेटा। मैं सारी ज़मीन जायदाद बेचकर किसी आश्रम में चला जाऊंगा, और हाँ, तुम्हारे बच्चों के नाम सारा पैसा करूंगा, क्योंकि कल तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार न हो। बाबूजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर एक मौका देना चाहते हैं तो घर वापस चलिए, और मैं वादा करता हूँ कि आपको मेरे पिता होने के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कविता ने भी वादा किया, और ज़मीन का कोई भी टुकड़ा नहीं बिका, बल्कि एक घर गांव में भी बनाया गया, जिसमें छुट्टी में सभी आते और मिलजुल कर प्यार से रहते।
कविता ने बाबूजी के सम्मान में कभी कमी नहीं आने दी और रवि ऑफिस से आते बाबूजी के साथ कुछ वक्त बिताया करता था और उनकी हर ज़रूरतों का खुद ख्याल रखता था। दोस्तों, ये सच है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हम कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, उसका असर हमारे परिवार पर हमेशा पड़ता है। और कहते हैं कि अपने कर्म इतना अच्छा करो कि कोई बुरा भला कहे कि कर्म का फल मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे हैं। और हाँ, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना ज़रूरी है। उन्होंने कितनी तकलीफ़ से हमें पाला पोसा है और अब हमारी बारी है उनका ख्याल रखने की। वो घर किस काम जहाँ अपनों के लिए एक कोना ना हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।